नमस्कार श्रोताओं, आज आकाशवाणी वाराणसी और विविध भारती वाराणसी की ये खुशनसीबी है कि जिन पात्रों को हम लोग बचपन में पढ़ते हुए बड़े हुए और जिनकी छाप हमारे दिलों में अमिट रूप से आज भी पड़ी हुई है, उनमें से कई जो कैरेक्टर्स हैं, कार्टून कैरेक्टर्स हों या फिर लेख आलेख कहानियां और उपन्यासिक कृतित्व हों, उन सबको गढ़ने वाले श्री आबिद सूरती जी हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक लेखक और कार्टूनिस्ट के अलावा बहुत आजकल वो सोशल वर्क में भी काफ़ी सक्रिय हैं। और आज के दौर में जबकि पर्यावरण को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हमारे सामने हैं, तो इस चिंता को भी एक मुहिम के रूप में आपने खुद से जोड़ा और बहुत बड़ा काम किया है। और हम बहुत एक बड़ी खुशी के साथ स्वागत कर रहे हैं आबिद जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो एक लंबा अरसा हुआ और बिल्कुल हमें तो आश्चर्य हो रहा है और हमारे बहुत सारे श्रोता भी आश्चर्य करेंगे। अब मुझे आज भी याद है बिल्कुल कि साइकिल वाले से मैं वो आपका जो धर्मयुग में निकलता था वो कार्टून कोना डब्बू जी, तो मैं लेता था। मुझे पत्रिका के उन पन्नों की महक तक मेरे दिल में बसी हुई और सबसे पहले घर पहुंचने से रास्ते में ही वो कार्टून कोना डब्बू जी में पढ़ जाया करता था। और ये स्थिति मेरे बहुत सारे मित्रों, दोस्तों और श्रोताओं की भी हमारी रही है। कैसा लगता है वो सुनहरी यादें जो हैं, और वैसे लोग जब मिलते हैं पुराने, तो क्या अनुभूति होती है आपके दिल में? बस यही अनुभूति यही होती है कि यही मेरी कमाई है। हमने हम करोड़पति नहीं बने। जी। न बंगला लिया, न गाड़ी ली। एक बाइसिकल थी, वो भी चोरी हो गई। तो ये जो कमाई जो है ना, आप लोगों से जो बातें हो रही है, अब आपके शब्द सुने तो मुझे लगा कि भाई मेरा दिन सुधर गया। हाँ। अच्छा, मुझे तो एक एक रेखांकन और रंग तक याद हैं अभी भी। और जबकि हालांकि करीब इन पत्रिकाओं को बंद हुए भी अरसा हो गया। स्वर्णिम युग था साहित्य का, कार्टून का, और एक तरह से कहें कि जो संस्कृति कर्म था वो दौर था जिसकी की बड़ी गहरी भूमिका थी समाज में, सियासत में और तमाम महकमों में। जी। तो काफी कुछ आपने किया है, लेकिन हमारे श्रोता में बहुत सारे वो पीढ़ी के लोग हैं जो बहुत कुछ उनको बताना पड़ता है। तो कुछ आपके ये जो कामकाज की शुरुआत है उसको अगर संक्षेप में हमारे श्रोता जानना चाहें तो खुद आप किस तरह से बताएंगे उन्हें? काफी कुछ कहने को है, लेकिन धार्मिक का आपने रेफरेंस दिया है। जी। तो डब्बू जी जो है, जो 1963 में शुरू किया था। जी। वो पात्र कॉमिक स्ट्रिप की तरह, और 30 साल तक नॉन स्टॉप चलता रहा। उसके बाद भी और लोगों ने, धर्मयुग बंद हो गया, पत्रिका बंद हो गई, तो और लोगों ने पिकअप कर दिया उसे। सहारा वाले भी छापने लगे और भी छापने लगे। एनीवे, और एक कैरेक्टर और मैंने क्रिएट किया था जो वाराणसी और उस इलाके में बहुत डब्बू जी से ज्यादा पॉपुलर रहा। वो है बहादुर। याद है हमें जी, इंद्रजाल कॉमिक्स के जरिए। हाँ। तो बहादुर का कैरेक्टर जो है जी, वो इसलिए क्रिएट करना पड़ा मुझे कि उस दौर में हमारे में वो देशभक्ति की भावना इतनी जबरदस्त थी। जी। यानी कि असली भावना, नकली नहीं। तो लोगों ने, मैनेजमेंट ने, टाइम्स ऑफ इंडिया के जो बुजुर्ग लोग थे, उनके हाथ में मैनेजमेंट था, उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान आजाद हो गया, आज भी हम फैंटम छाप रहे हैं, मैंड्रेक द मैजिशियन छाप रहे हैं, जी। सुपरमैन छाप रहे, कोई इंडियन है ही नहीं। कोई हमारा अपना कैरेक्टर हो जो हमारे संस्कृति से, भारतीयता से रचा बसा हो, उसके गुणों से जो उसमें युक्त हो जो। जी। तो फिर मैं सोचने बैठा कि क्या ऐसा कैरेक्टर कैसे बनाया जाए। सुपरमैन बनाना बड़ा आसान था मेरे लिए। कि मतलब क्या कहते हैं कि जैसे स्पाइडरमैन है तो बिल्डिंग पर चढ़ गया, दीवारों पर जैसे छिपकली की तरह दौड़ रहा है। तो मैंने एक ह्यूमन कैरेक्टर लिया जो इंसान है, सही भारतीय जिसे हम कहेंगे जी। और उस दौर की जो समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या है, इस दौर की बहुत बड़ी समस्या जो है वो टेररिज्म है। जी। उस दौर की जो समस्या थी वो डाकुओं का हल्ला। बहुत ही, मतलब नॉर्थ में तो ऐसे डरे हुए थे लोग के कब कोई डाकू हल्ला कर दे और सब लूटपाट करके चला जाए। ये तो पुतली बाई जी। और
बड़े बड़े डाकू मान सिंह और बहुत सारी फिल्में बनी इन डाकुओं के ऊपर और कहानियां उपन्यास लिखे गए। जी 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 जी। तो मैंने वो समस्या ले ली और मैंने एक भारतीय को यंग जो मतलब जोशीला है, जी जी कुछ जी, करना चाहता है, उसका कैरेक्टर मैंने लिया। और ये कैरेक्टर जो है वो पुलिस वालों के कांटेक्ट में आता है और पुलिस वाले उसको मोटिवेट करते हैं। अच्छा अच्छा। यानी कि पुलिस और जनता एक थे। आज तो कुछ थोड़ी सी दीवार नजर आ रही है। वो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी काफी कुछ घिस चुकी है। तो ये जो कैरेक्टर जो था उसको इसलिए मोटिवेट किया कि उस दौर में डाकू आते थे, यानी कि 2-3 डाकू घोड़े पर बैठकर आएंगे और वैसे नहीं जो हम फिल्म में देखते कि घोड़े दौड़ते हुए जा रहे हैं जी, और गांव में पहुंचते, ये अपने आराम से जाते हैं। जैसे ही गांव में एंटर होते तो गांव का मुखिया जो है चारपाई बिछा देता है, खाना पीना ये वो, और डाकू कहते हैं कि भाई शाम तक हमें इतने 1000 रुपए चाहिए या 2-5 लाख रुपए, नहीं मिले तो सारा गांव जला देंगे। कहने का मतलब ये कि वो लोग आए इस तरह के जैसे पिकनिक पर आते हैं। तो ये सारा माहौल, ये सारी सच्चाइयां मैंने लोगों के आगे पेश की और ये बताया कि आपके गांव में 300-400 लोग हैं और 2 आदमी आके आपको लूट कर चले जाते हैं। तो पुलिस वाला यही आर्ग्यूमेंट इन लोगों को देता है, गांव वालों को, जिसमें ये युवा भी है अंदर। और युवा कहता ठीक है, मैं अपने गांव की हिफाजत मैं करूंगा। यहाँ से वो उभरा। क्या बात है। यानी इसमें एक आत्मबल है और ये बात भी है कि अपने जो आत्मरक्षा है वो स्वयं करनी है, किसी दूसरे के भरोसे पूर्णतः नहीं रहना है। और ये संदेश उस दौर में बहुत जरूरी था। सरकार के भी प्रॉब्लम है। और सीमित संसाधन है, सीमित लोग हैं और उस समय तो इतनी संचार की तकनीक की व्यवस्थाएं भी नहीं थी। फोन नहीं थे, मतलब आप पुलिस को कंप्लेन करने जाओ, सवेरे निकलो तो शाम में पहुंचोगे पुलिस चौकी तक और शाम में वहाँ से लौटोगे तो दूसरे दिन सवेरे। हाँ, तब तक तो जो होना होगा हो चुका होगा। इसीलिए डाकू लोग पिकनिक पर जाते हो ऐसे आराम से निश्चिंत होकर आते थे गाँव। आपने और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स गढ़े और जो बिल्कुल यादगार हैं। बहुत बड़ा विस्तृत काम रहा है आपका और इसके लिए रिकॉग्निशन भी काफी मिला, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हुए हैं। तो ये सब करते हुए कुछ यादगार अनुभव बहुत सारे लोगों से मिले होंगे आप, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आपको मिली होंगी। तो कुछ ऐसी शख्सियतें हैं जिनका जिक्र आप करना चाहेंगे? यानी जैसे डब्बू जी पात्र जो था, ये तो हमने बहादुर पात्र की बात की। जी जी। उसका फैन वर्ग जो था बहादुर का वो अलग था। मसलन आपके आज के जो शाहरुख खान सुपरस्टार, जी जी जी, उन्होंने तो बहादुर की तस्वीर जो है पोस्टर बनाकर अपने मेज पर रखी है, आज भी वो भूल नहीं पाए। कहने का मतलब ये कि इस तरह के उस एज ग्रुप। जी जी जी। अच्छा, उस समय कई सीरीज ऐसी चली, कई कैरेक्टर हुए, जैसा कि आपने कहा कि वो मैंड्रेक्स और जो फैंटम वगैरह के कैरेक्टर थे और बहुत सारी अन्य पत्रिकाएं थी, पराग हो, नंदन हो, मधु मुस्कान हो, लोटपोट हो, सारिका है, सरिता है, इसमें भी कार्टून निकलते थे। तो एक बड़ा स्वर्णिम दौर था जिसमें कि बहुत सारे कार्टूनिस्ट थे और उन सबकी भीड़ में आपने एक अपनी अलग पहचान बनाई और आपके जो कैरेक्टर्स की जो बनावट होती थी वो उसको देखकर आदमी कह सकता था कि ये आबिद सूरती ने इसे क्रिएट किया है, रचा है। ये मौलिकता कहाँ से आई? और आर्ट का आपने फॉर्मल भी आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है शायद जे स्कूल में? हाँ, जे में, लेकिन उससे कार्टूनिंग से कोई मतलब नहीं। जी जी। वो सिर्फ ड्राइंग वहाँ सिखाते हैं ना, बाकी सब तो अपने भीतर होगा तो बाहर आएगा। जैसे कुएं में पानी है तो खेत खलिहान में आएगा ना। हाँ 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 हाँ, मौलिकता तो अपने अंदर होनी चाहिए, अपने भीतर नहीं है तो कुछ नहीं होता। मैं ये कह रहा था कि इस भीड़ में अपनी पहचान आपने बनाई, तो किस तरह से इस जैसे कार्टूनिंग को अपना करियर के रूप में या पूरा एक वक्त देना, ये कैसे निर्णय हुआ? कहाँ के रहने वाले मूलतः आप हैं और किस तरह से आपका ये जो उद्भव और विकास है, यानी किस तरह से आपका एक बना आबिद सूरती की बनावट और मेकिंग किस प्रक्रिया के तहत हुई? मेकिंग में तो कुछ ऐसा कह सकते हैं जी कि
पैदा हुआ करोड़पति के घर में। करोड़पति नहीं, अरबों खरबोपति के घर में। गुजरात में। जी, गुजरात में सूरत शहर में। तो सूरत शहर से सुरती सरनेम बनी, लेकिन उसका मतलब आप लोग कुछ उल्टा ही निकाल रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ सूरती दूसरी चीज को कहते हैं, लेकिन ये जैसे हम लोग जानते हैं कि सूरती हैं आप, और ये है कि सूरत से आपका ताल्लुक है। जी, ये है। सूरत शहर के जो करोड़पति थे, अरबों खरबोपति, यानी कि अंबानी अडानी के टक्कर के जी हमारे दादा हुजूर, उनकी हवेली में पैदा हुआ और परवरिश फुटपाथ पर हुई। ये जो चेंज जो कंट्रास्ट है, हाँ, टोटल कंट्रास्ट मतलब। और फिर वहां से उभरना, तब तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे फिर एहसास होने लगा कि अगर मैं फुटपाथ पर नहीं होता तो आज मैं जो कुछ हूँ वो भी नहीं होता। वहां से संघर्ष करने की, लड़ाइयाँ लड़ने की, आगे बढ़ने की, ये सारी जो मतलब फीलिंग्स जो है, जो जज्बा जो है, वो फुटपाथ की वजह से मुझ में आया। ये तो है, यानी संघर्ष से आदमी खुद को भी पहचानता है और दुनिया को भी देखने का उसको एक नजरिया मिल जाता है। जी। तो किस तरह से शुरुआत हुई, जैसे एक मंच कैसे मिला, आप धर्मयुग से किस तरह से जुड़े, काम की शुरुआत किस तरह से की आपने? काम की शुरुआत, मुझे क्या कहते हैं, बेसिकली मैं चित्रकार हूँ, पेंटर जिसे कहते हैं। जैसे हुसैन थे, कई थे पेंटर, उसी दौर में मैं भी था। तो पेंटिंग को जिंदा रखना बड़ा मुश्किल था। मैंने बताया ना, मैंने फुटपाथ से शुरुआत की। हमारे पास एक कमरा था। जी। हम लोग आजादी से पहले जब बंटवारा होने वाला था तो एक भय सा फैला हुआ था। आजादी के वक्त आपकी उम्र मेरे ख्याल से 12 साल की रही होगी करीब। 12 साल, 35 में जन्म है। जी। तो एक भय सा था कि भाई, तो सूरत से माइग्रेट करके हम सीधे आए यहाँ आए, तब तक वहाँ मतलब कारोबार सब ठप हो चुका था। अच्छा, अभी आप फिलहाल रह रहे हैं? फिलहाल मुंबई के में एक मेरा रोड करके जी जगह है। हम मुंबई में रहे हुए, विविध भारती मुंबई में था मैं ना वहाँ पर जी पहले। अच्छा। तो मतलब इतने वक्त से आप अभी फिलहाल मुंबई में रह रहे हैं, आपकी कर्म भूमि वही रही एक तरह से कह लें। जी। तो ये सारा मतलब वहाँ फुटपाथ पे रहने का बड़ा लाभ हुआ, मतलब इतना लाभ हुआ कि आज मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मुझे उसने हवेली में नहीं रखा, मुझे भेज दिया, फुटपाथ पर पटक दिया। अब यहाँ से मैंने कहा कि मैंने पेंटिंग में मुझे दिलचस्पी थी, पेंटिंग के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। तो मुझे लगा कि कार्टूनिंग जो है वो बड़े आसानी से हो सकता है, तो मैंने कार्टून बनाना शुरू किया। मुझे स्कूल में था, तब की बात कर रहा हूँ। जी। स्कूल में मैं कार्टून बनाना शुरू किया तो कुछ 2-4 लोग मिल गए, गाइड मुझे, बुजुर्ग लोग। उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, जाके बेचो, बिक जाएंगे। लेकिन बेचू कहाँ? ऐसी हालत थी कि मतलब घर में अखबार तो आता ही नहीं था, पढ़ने लिखने का सवाल नहीं था। तो यही सोच रहा था कि कैसे बेचूं इसको और कहाँ बेचूं। तो किसी ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ऑफिस, वो बोले तुम्हारे घर से 10 मिनट का वॉक है। हाँ, वीटी के सामने जी। डोंगरी पर शाम है। अच्छा। हाँ। और ये वीटी स्टेशन, हाँ, छत्रपति शिवाजी जी गए हैं हम। हाँ। तो इतना फासला है, आप जाके वहाँ बेचो। लेकिन अभी जाने की हिम्मत नहीं थी। हिम्मत कहाँ से जुटाऊं वहाँ तक जाने की। तो तब मैं स्काउट में था। ये तो बड़ी दिलचस्प और बहुत खूबसूरत चीजें जो है जो हमने पीछे छोड़ दी। हाँ। क्यों छोड़ दी उसका कोई मेरे पास अभी जवाब नहीं है। स्काउट में मैं था और स्काउट में हर साल एक दिन ऐसा आता था कि जिसका कैप्शन लगाया था उन लोगों ने, स्काउट वालों ने, खरी कमाई डे। खरी कमाई। हाँ, खरी कमाई डे। वो दिन, उस दिन हर स्काउट अपनी मेहनत से
पैसे बनाएगा, कुछ भी कमाएगा, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, वो खरी कमाई होगी, वो उसकी मेहनत की होगी, खुद की। हाँ, वो खुद की कमाई लेकर घर जाकर अम्मी के हाथ में देगा और कहेगा रोटी दे। अच्छा। कितना बढ़िया उम्दा थॉट। जी। और हर साल ये आता था, तो इस साल मुझे लगा कि अच्छा, ये इस दिन ये होता था कि बच्चे लोग जो है कोई हैंडीक्राफ्ट में फूल बनाकर बेचने बैठ जाता था, कोई जूते पॉलिश करने का ब्रश लेकर बैठ जाता था, लोगों के जूते साफ करके जो भी पैसे मिलते थे लाके घर पे देता था जी। मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। मैं हाँ। क्यों ना अपने कार्टून बेचूं जाकर। तो मैं सीधा पहुंचा टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में। बिल्डिंग के बाहर एक गोरखा बैठा हुआ, वॉचमैन रहता हुआ, वॉचमैन गोरखा जो भी कहो। अच्छा, तभी कोई सिक्योरिटी का ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने वॉचमैन से डरते डरते कहा, मैंने कहा देखो भैया मुझे एडिटर से मिलना है। तो उसने अपना डंडा था घुमा के बोला, देखो वो कैबिन दिखती है ना अंदर की तरफ, वो कैबिन में जाओ, दरवाजा हटाओ और अंदर घुस जाओ। तो मैं तो सीधा गया अंदर जाके मैंने 2 कार्टून बनाए थे, वो रख दिए टेबल पर। ये पॉकेट कार्टून था जो मैंने एडिटर के टेबल पर रखा। उसी दौर में लक्ष्मण ने पॉकेट कार्टून शुरू किए। अच्छा, तो लोग आज तक याद करते हैं, कॉमन मैन। तो इस तरह कार्टून की मार्केटिंग मेरी शुरू हो गई। अच्छा, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा उनका, मतलब उन्होंने पहचाना आपकी प्रतिभा को। फौरन उन्होंने, मैंने कार्टून टेबल पर रखे, उसमें कोई शब्द नहीं थे मेरे कार्टून के अंदर। मौन कार्टून जैसे साइलेंट कार्टून आप देखो और मुस्कुरा दो। आइडिया एक होता है। जी बिल्कुल। तो एक जैसे अबू अब्राहम करके थे दिल्ली में, या है अभी कि मुझे पता नहीं, तो वो साइलेंट कार्टून बहुत बनाते थे और बहुत बढ़िया बनाते थे। तो वो कार्टून जो था मैंने टेबल पर रखा, उन्होंने उठाया जी, उठाकर मुस्कुरा दिए। मैं समझ गया कि सफल हो गए, बात बनी। जी। उसके बाद में तो फिर चल पड़े कार्टून। अच्छा, सिलसिला शुरू हो गया आपका। कॉन्फिडेंस आ गया, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया कि और मैं क्या, भी कुछ हूँ। और टाइम्स जैसी जगह में जा करके और वहाँ एक मान्यता मिलना बड़ी बात है। पहले ही बॉल पर जो सिक्सर मारने वाली बात, उससे कुछ कर गुजरने का आत्मविश्वास मिल जाता है। जी, तो एक लंबा आपका उसमें आपकी सक्रियता रही कार्टून के फील्ड में और कई कैरेक्टर्स आपने गढ़े। उसके बाद आपने उपन्यास भी लिखा 2-3 आपने, और कई कृतियां रही हैं। तो लेखन की ओर फिर किस तरह से आप इस तरह उन्मुख हुए आप? लेखन का मामला जो है, मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ पेंटिंग में दिलचस्पी थी, मुझे कार्टून में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लेखन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मुझे इतना विश्वास हो गया था कि ये सब तो मतलब बच्चों के खेल है, मैं भी कर सकता हूँ, जैसे कार्टून में करके दिखा दिया। जी। हाँ। तो राइटिंग में भी वैसा ही हुआ। राइटिंग में ये हुआ कि फरमाइश से लिखने वाला राइटर। अच्छा। हाँ। ओरिजिनल में पहले गुजराती में लिखता था। अच्छा। तो लोगों ने मुझे ये तखल्लुस दे दिया, फरमाइश से लिखने वाले राइटर, यानी कि कुछ भी लिखवा लो इस पे। कोई कहेगा भाई हमें थ्रिलर चाहिए, लो थ्रिलर स्टोरी। कोई कहे कॉमेडी स्टोरी चाहिए, लो कॉमेडी। हाँ, ये है कि हर तरह का आपने काम किया, स्क्रीन प्ले भी लिखा। जी। शुरू में इस तरह का मैंने किया, और सीरीज भी आपने लिखे कई, और उसी के लिए आपको पुरस्कार भी मिला लेखन के लिए। लेखन का शॉर्ट स्टोरी के लिए मुझे मिला था। जी। लेकिन ये जो लिखना जो था वो इसलिए था कि ये पैसे जो आते थे लेखन से, पैसे जो आते थे कार्टून से, वो उससे मैं कैनवास खरीदता था, कलर्स खरीदता था, सारे पैसे यहाँ डाल रहा था। फिर एक बार मेरी इकोनॉमी सेटल हो गई, तो फिर मैं वही लिखता रहा हूँ अब तक कि जो मेरा मन चाहता। हाँ, अब आप फरमाइशी लेखक नहीं रहे। हाँ। एक बार शुरुआत के दिन होते हैं, जगह बन जाने के बाद फिर आदमी अपनी पहचान और अपना तरीका खुद इजाद कर सकता है। ये तो है कि आज आप एक आइकन है, लेजेंडरी फिगर हैं, तो फिर इन तमाम चीजों से फिर समाज सेवा की ओर और जल संरक्षण की ओर किस तरह उन्मुख हुए? बड़ा महत्वपूर्ण काम है आपका वाटर सेविंग में भी। ये भी सही बात है। ये वाटर कंजर्वेशन की और जो मेरा रुझान बढ़ा, वो उसकी वजह भी मेरे बचपन में
मेरी फुटपाथ की परवरिश जिम्मेवार है। इसलिए कि अगर आप फुटपाथ पर जी रहे हैं तो पानी जो है वो वहाँ गवर्नमेंट का नल जो बाहर होते थे रास्ते में, वहाँ सवेरे 2 घंटे पानी आता था या 1 घंटा आता था, और सवेरे 3 बजे 4 बजे से कतारें लगना शुरू हो जाती थी। जी जी बिल्कुल। फिर मैंने वहाँ जो लड़ाइयाँ देखी है, मेरी अम्मी कतार में खड़ी रहती थी, कभी मुझे ले जाती थी। मुंबई में हम भी रहे और पानी का जो महत्व है ना वो मुंबई कर ही समझ सकता है, ये बात तो है। तो हर जगह ये हालत हो गई। और अफवाह भी काफी है, अभी भी हमारे तमाम शहरों में कई नल हैं, कई टोटियां हैं जो खुली रहती हैं, बहती रहती हैं, और जब तक अखबार में कुछ छपे नहीं, कोई कहे नहीं, शिकायत न करे, तब तक उसकी मरम्मत भी नहीं हो पाती है। तो आपने तो इस काम को खुद एक निजी लेवल पे बीड़ा उठाते हुए खुद से ये काम शुरू किया। ये जज्बा और इतनी बड़ी पहचान होने के बाद इस फील्ड में आने के लिए और किस तरह से प्रेरित हुए आप? वो लड़ाइयाँ जो मेरी अम्मी के आंसू मैंने देखे, बेचारी बहुत परेशान हो जाती थी पानी के लिए। हाँ, तो बचपन तो पीछे छूट गया, लेकिन अम्मी के वो आंसू मेरे भीतर ही भीतर है। जी क्या बात है। वो बड़े डिस्टर्ब कर रहे थे मुझे, कि कुछ करना चाहिए। जी कहीं पानी लीकेज देखता था, जैसे मैं किसी दोस्त के घर गया, बैठे हुए ड्राइंग रूम के अंदर और पानी टपक रहा है कहीं किचन में, बाथरूम में या कहीं अंदर वॉश बेसिन है या उसकी आवाज आती है, मालूम हो जाता है। जी लेकिन औरों को नहीं आती थी। मैं ये कह रहा हूँ इतना सेंसिटिव मेरा जिस्म हो गया था, मेरी स्किन जो है चमड़ी इतनी सेंसिटिव हो गई थी कि वो आवाज पकड़ लेती थी। मैं दोस्त को डांटता था, यार पानी जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, कुछ करवा। तो दोस्त लोग फिर बड़े भड़क जाते थे। हाँ कि अब प्लम्बर बुलाएं, खोजें और किसको कॉल करें। जी प्लम्बर आता नहीं है। और फिर ये भी कहते थे कि अभी चंद बूंदे ही तो जा रही है ना, कोई गंगा थोड़ी बह रही। हाँ जाने दो। अब मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। हाँ। लेकिन एक रोज मैं अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार में एक आर्टिकल आया था पानी पर। उसमें से मुझे जवाब मिला कि 1 सेकंड में 1 बूंद टपकती है, जाया होती है, तो 1 महीने में 1000 लीटर पानी गटर में बह जाता है। 1000 लीटर यानी आप सोचिए, जो मेरे दिमाग में जो क्रिएट हुआ इमेज, वो कि कोई 1000 पीने के पानी की बोतलें गटर में डाल रहा है। एक घर में इतना हो रहा, और करोड़ों नल हैं, टोटियां हैं उस महानगर में, बड़े बड़े शहरों में। वो भी 1 महीने में। कई घरों में तो मैंने देखा है कि 6-6 महीने 12-12 महीने से बह रहा है। घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो बेचारे प्लम्बर को कहाँ से बुलाएंगे। तो ये सब मैंने देखा, तो फिर मैंने कहा चलो, और 2 लोगों से मैंने काफी रिक्वेस्ट की कि भैया करवा लो, वो तो कोई करवाने वाले थे ही नहीं। जी तो फिर मैंने कहा कि एक प्लम्बर को लो और सारे दोस्तों के घर जाओ, सबके नल फ्री में ठीक कर दो। तो इस तरह मैंने इसकी शुरुआत की और मुझे बड़ा अच्छा लगा। भीतर जो अम्मी के आंसू जो थे, अम्मी का दर्द जो था, वो कम होता गया धीरे धीरे, और ये काम मैं आगे बढ़ाता। अच्छा, हम लोगों में भी कहा गया कि बहुत तरह के ऋण होते हैं, तो ये एक है कि आपने इससे ये हुआ कि एक जो समाज को कुछ देना चाहिए, लौटाना चाहिए, वो भावना आपके इस काम के जरिए आई और आपको एक पहचान मिली इससे, और आप तो खुद भी कई जगह दिख जाते हैं, खुद ही ये काम करते हुए, प्लम्बिंग का भी। मेरे इसका एनजीओ का नाम 1 मैन एनजीओ है। एक अकेला आदमी चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। जी एक अकेला गांधी चाहे तो भारत को आजादी दिला सकता है। हाँ, तो एक आदमी को आगे बढ़ना होगा। फिर तो वो मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज ये मूवमेंट जो है सिर्फ भारत में ही नहीं, इट्स ए ग्लोबल मूवमेंट, वर्ल्ड ओवर शुरू हो गई है। क्योंकि बड़ी आसान है, कोई खर्चा नहीं है, आपको एनजीओ की ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, एसी ऑफिस नहीं चाहिए, एसी कार नहीं चाहिए, बड़ा स्टाफ नहीं चाहिए। सिर्फ एक छोटा सा कोना घर के अंदर मैंने रखा है, ड्रॉअर। जी उसमें वो प्लम्बिंग का सामान रहता है। और अब आपके साथ हजारों लोग जुड़ गए हैं देश दुनिया में इस मुहिम में। हजारों नहीं बल्कि लाखों कहिए, ग्लोबल मूवमेंट है। जी। हजारों तो अपने इंडिया से ही जुड़ गए। हाँ।
और गांव में मैं जाता हूँ नहीं तो वहाँ लोग प्लम्बर को लेके निकल जाते हैं जो जी बम्बई शहर के अंदर अब ये हमें पता ही नहीं चलता जी कि जब बात सामने आती तो समझ में आता है। जैसे बम्बई के अंदर मैं हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया जी उसमें एक हेडलाइन आई थी किसी और के बारे में थी कि अगर आपके घर की घंटी कोई बजाता है, आप दरवाजा खोलते हैं और सामने कोई बहुत बड़ा विलन खड़ा है तो डरना मत, वो प्लम्बर को लेकर आपके घर का नल मुफ्त में ठीक करने आया है। ये कौन था? वाह वाह, ये कौन था? गुलशन ग्रोवर। अच्छा अगर ये अखबार में नहीं आता तो मुझे मालूम नहीं पड़ता। हाँ। तो इस तरह एक मिसाल दी है मैंने। वर्ल्ड ओवर से मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि हमने यहाँ शुरू कर दिया, हमने वो कर दिया है, और इसी तरह चल पड़ा है। आपने अभी उस दौर का जिक्र किया जब बहुत महान विभूतियां हुआ करती थी, और आप तो आजादी के दौर को आपने देखा, उससे पहले के हैं जो कि नेहरू गांधी का युग था। जीवन में कोई बहुत ही यादगार घटना, कुछ ऐसा अविस्मरणीय पल जिसका जिक्र आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? हमारी दादी जो थी जी, सूरत शहर में जहाँ हम रहते थे जी, वहाँ उन्होंने चरखा मूवमेंट शुरू किया था। सारी मुस्लिम महिलाओं को वो चरखा सिखाती थी और गांधी की भक्त थी। जब गांधी जी दांडी कूच के लिए निकले तो सवेरे 3 या 4 बजे के करीब वो सूरत शहर से गुजरने वाले थे। हमारी दादी को पता चला तो वो दौड़ कर आई सवेरे सवेरे उठकर। सोचिए कितने 4 बजे कुछ इस तरह का वक्त था। वो आके वहाँ कतार में खड़ी हो गई। क्या बात है। अच्छा, अब मजे की बात देखिए, ये उनका बयान दादी का। गांधी जी जो थे वो चल रहे थे लेकिन उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि उसके पीछे लोग दौड़ रहे थे और आ रहे थे काफी दूर से और सब देख रहे थे, हाथ जोड़ के मतलब खड़े हुए थे। जी। और गांधी जी ने दूर से देखा कि इस पुरुषों की भीड़ में एक महिला खड़ी है। तो बोले, दादी ने कहा कि गांधी जी के पैर में ब्रेक लग गया। फिर धीरे धीरे वो मेरे पास आए, मुझसे हाथ जोड़कर नमन किया, 2-5 सेकंड खड़े रहे और फिर आगे बढ़ गए। क्या कहने। ये हमारे परिवार की कमाई, ये हमारी दादी की कमाई। जी। हमारे घर जो भी कोई मेहमान आता था तो दादी ये किस्सा जरूर सुनाती। अच्छा, एक पंक्ति में आप भी जी, अगर हम ये कहें कि आज की जो पीढ़ी है, हमारे नए जो सुनने वाले हैं, उनको उनके जीवन, व्यक्तित्व, आदर्श और मूल्यों को अपनाने के संदर्भ में आप 2-4 पंक्तियों में उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये नई पीढ़ी जो है ना, मुझे उम्मीद उनसे है, नई पीढ़ी से। तो ये नई पीढ़ी में इस वक्त जो दोष जो घुसा हुआ है वो ये है कि जैसे स्कूल से पास होकर कॉलेज जाना है तो किस कॉलेज में जाया जाए, यानी कि साइंस में जाए, उसमें ज्यादा पैसा है, या मेडिकल, मतलब, या किसी और इंजीनियरिंग में जाए या मेडिकल में जाए। तो ये इनकी सोच जो है ना, ये उनको बदलनी चाहिए और उस लाइन में जाना चाहिए जहां उनका दिल लगा हुआ है। क्योंकि पैसा जो है वो तो अपने आप आ जाएगा, सिर्फ पैसे के लिए करोगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा, ये तो है, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। आप डॉक्टर बन गए बड़े टॉप के या इंजीनियर बन गए, 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल तो लगा हुआ है ना थिएटर में, और बिल्कुल थिएटर में या एक्टिंग में, जर्नलिज्म में, साहित्य में, लिटरेचर में। जी, कॉलेज ना चुने, वो विषय चुने कि आपको डांस सीखना है तो डांस किस कॉलेज में है। इससे आत्मसंतोष मिलेगा, और पैसा तो आप किसी भी फील्ड में अगर आप हुनरमंद हो जाएं और काबिल हो जाएं, तो जैसे क्रिकेट खेल कर भी, कार्टून बना कर भी, फिल्मों में भी एक्टिंग करके, कविता करके भी आप कमा सकते हैं।
जी जी। और ये जानिए आबिद जी कि ये हमारी कमाई है जो आप हमारे केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी विविध भारती वाराणसी से, और हम लोगों से अपनी यादें बातें साझा की। आप एक आइकन है, लेजेंडरी हैं, और हमें बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करते हुए। और ये तो आपके तजुर्बे, अनुभव और कार्य का क्षेत्र इतना बड़ा है कि अगर उसमें दिन भर भी बातें की जाएं, कई एपिसोड्स में बातें की जाएं तो कम पड़ेगा। लेकिन हम फिल वक्त बहुत शुक्रिया आपका कह रहे हैं, और फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर हम आपको तकलीफ देंगे, आपसे वक्त देंगे और आपसे बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं की ओर से, हम सब की ओर से। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।